अब टीबी टीबी से भी सवाल आता है, और टीबी को सबसे याद रखने का आसान तरीन तरीका के लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग है। पहले थोड़ा सा इंट्रो कि टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है, पल्मोनरी टीबी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। हम यहाँ पल्मोनरी टीबी पढ़ रहे हैं। पल्मोनरी टीबी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। सिम्टम जी लो ग्रेड फीवर है, वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, हेमेप्टेसिस है, तो बंदे को टीबी हो सकती है। अब टीबी अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, पुअर सैनिटेशन है, तो वहाँ पे कॉमन है। पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस अभी भी कॉमन है। पाकिस्तान में हज़ारों लाखों केस आते हैं। अब इवन हम वैक्सीन भी लगाते हैं तब भी ट्यूबरकुलोसिस होती है, क्योंकि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं की, लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं किया, हाइजीन इंप्रूव नहीं की, इसलिए। अब पेपर के कंटेक्स्ट में आप देखें, प्राइमरी प्रिवेंशन, आप लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको पता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है और टर्शियरी प्रिवेंशन है। तो आप लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग अगर इसको याद रख लें तो थ्योरी आपकी हो जाएगी। प्राइमरी, क्योंकि इसकी लॉन्ग वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये यू क्यूज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। प्राइमरी प्रिवेंशन, देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन की दो इंटरवेंशन है। आप सबको पता है कि हेल्थ प्रमोशन है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। हेल्थ प्रमोशन के आगे आप हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे। आप कोई भी बात करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन में हेल्थ एजुकेशन लाजमी है। हाइजीन की बात करेंगे, सैनिटेशन की बात करेंगे, ये पुरानी बातें ही हैं। न्यूट्रिशन की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात करेंगे। टीबी में इसलिए टीबी रुकेगी ना, टीबी जो ट्रांसफर करती है पर्सन टू पर्सन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर इसका है रिस्पायरेटरी रूट है, और अगर ये उससे ट्रांसफर करती है कफिंग से, तो आप ये देखें रिस्पायरेटरी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप हाइजीन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि मेल नोरिशमेंट ज़्यादा सीवियर होती है, तो आप एजुकेट ही कर सकते हैं ना। ये 4 लाइनें आप लिख दें। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आपने लिखना है कि बीसीजी वैक्सीन देते हैं बर्थ पे अगर बीसीजी वैक्सीन दी तो 0.05 ml डोज है, लाइव वैक्सीन है, एक लाइन आपने लिख दी। बड़ों में आप कीमो प्रोफाइलेक्सिस करते हैं, आइसोनियाजिड या रिफाम्पिन, इन दोनों में से आप कर लेते हैं। ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं पेपर में पॉइंट्स ही लिखने हैं। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी में देखें, आपको पता है कि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है। अब टीबी की अर्ली डायग्नोसिस याद रखें, स्क्रीनिंग से करते हैं। स्क्रीनिंग क्या टेस्ट करते हैं बड़ों में? चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे बड़ों में स्क्रीनिंग टेस्ट है, नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन एडल्ट्स। और बच्चों में ट्यूबरक्लीन टेस्ट करते हैं, सॉरी ट्यूबरक्लीन टेस्ट भी करते हैं इसके, उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए। लेकिन मेजर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो चेस्ट एक्सरे है। अब ट्यूबरक्लीन टेस्ट बड़ों में स्क्रीनिंग टेस्ट है और बच्चों में डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो सकता है। एक्सरे भी बच्चों में स्क्रीनिंग है, बड़ों में स्क्रीनिंग है, और बच्चों में डायग्नोस्टिक हो सकता है। तो स्क्रीनिंग आपने एडल्ट की करनी है तो चेस्ट एक्सरे करेंगे और ट्यूबरक्लीन टेस्ट करेंगे। स्पूटम माइक्रोस्कोपी इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, याद रखें, बच्चे गलती करते हैं। स्पूटम माइक्रोस्कोपी, 2 स्पूटम के सैंपल लेने हैं, अर्ली मॉर्निंग लेने हैं। अर्ली मॉर्निंग सिक्रीशन ज्यादा होती है, उसमें आप बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं, जो टीबी है। देन रेजिस्टेंट टीबी के लिए पीसीआर करते हैं। और बच्चों में चेस्ट एक्सरे इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। बच्चों में पीसीआर या जीन एक्सपर्ट टेस्ट रेजिस्टेंट टीबी के लिए करते हैं, ये भी याद रख लें। तो ये आपने मेजर कुछ टेस्ट लिखने। वैसे तो ब्रोंकोस्कोपी भी आप कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी आप कर सकते हैं, कल्चर बहुत दूर की बात है, बाहर हो जाता है। लेकिन आपने क्या याद रखना है? स्पूटम माइक्रोस्कोपी बड़ों में, बच्चों में चेस्ट एक्सरे, इसके 2 सैंपल या जीन एक्सपर्ट टेस्ट। अब आपने डायग्नोज कर लिया, अब आप क्या करेंगे? दवाइयां देंगे, एटीटी देंगे, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स देंगे। एटीटी में आप याद रखने चलें रफली, ये आपका आ जाए तो अच्छी बात, 2 फेजेज हैं, इंटेंसिव फेज है और कंटिन्यूएशन फेज है। आपने 6 मंथ टीबी की मेडिसिन देनी है, 2 मंथ्स इंटेंसिव फेज है, 4 मंथ्स कंटिन्यूएशन फेज है। 2 मंथ्स जो इंटेंसिव फेज है उसमें आपने 4 ड्रग्स देनी है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड, इथेनब्यूटोल। और अगले 4 माह जो कंटिन्यूएशन फेज है उसमें आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन देंगे। आप इतना लिख दें तब भी ठीक है, वो लिखेंगे, एग्जामिनर कहेगा बड़े नंबर आएंगे। लेकिन टीबी की सेकेंडरी प्रिवेंशन में डॉट्स का जिक्र जरूर करना है। विदाउट डाउट्स टीबी इज इनकम्प्लीट, विदाउट डाउट्स ट्रीटमेंट इज इनकम्प्लीट। आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन में लिखना है डॉट्स। डॉट्स का डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, साथ भी आ जाएगा। डॉट्स क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। टीबी की ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताया 6 मंथ्स की है। डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है, क्यों? कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए, रेजिस्टेंस डिक्लाइन करने के लिए। पहले रेजिस्टेंस आ गई है
टीबी ठीक नहीं हो रही, लोग दवाई नहीं खा रहे, कहते हैं वो डॉक्टर साहब इतनी लंबी गोलियां, इतनी बड़ी गोलियां, इतना अरसा कौन खाए। तो यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू एजुकेट देम। तो डॉट्स का ये है, डॉट्स का मतलब क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। डॉट्स के कंपोनेंट क्या है? 5 कंपोनेंट है जो आपको आने चाहिए। पॉलिटिकल कंपोनेंट, कमिटमेंट, गवर्नमेंट की कमिटमेंट होगी तो पैसे आएंगे ना। पाकिस्तान में प्रोविंस के पास हेल्थ है, फेडरल उनको बजट देगा, वो कोलैबोरेट करेंगे। पहली बात पॉलिटिकल कमिटमेंट। देन अर्ली डायग्नोसिस, आप देखें हर अस्पताल में टीबी के डायग्नोस्टिक सेंटर बने हुए हैं। देन ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब आप टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। अब एक बड़ा और मसला टीबी में, अक्सर बुक्स कहती है फोमाइट से स्प्रेड करती है, कुछ कहती है नहीं करती, पार कहती है नहीं करती, तो मैं कहता हूँ नहीं करती। अच्छा, उसके बाद अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स। क्यों? देखें, आपने एक माह दवाई दी, एक माह नहीं दी तो सप्लाई रोकनी नहीं है, कंटिन्यूस। देन देर इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, एंड पे आपने इवेल्युएट किया। तो ये आपने सेकेंडरी का पार्ट है। जब से डॉट शुरू हुआ है, टीबी की ट्रीटमेंट इंप्रूव हो गई है, कंप्लायंस इंप्रूव हो गई है। टर्शियरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन है, आप फिजियोथेरेपी वगैरह करेंगे। इसके अलावा टीबी में आपको रेजिस्टेंट टीबी भी है, वो उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, उससे भी कभी कभार सवाल आ जाता है। रेजिस्टेंट टीबी अब क्या होती है? आपने दो रेजिस्टेंट याद रख लें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिस्टेंट टीबी, रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होती है? देखें, जेनेटिक्स, आपकी जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाएं, सप्लाई ऑफ ड्रग्स प्रॉपर ना हो, इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स हो तो रेजिस्टेंस आती है। आपने दो याद रखनी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये सवाल आता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन दोनों से रेजिस्टेंस हो जाती है। एक्सटेंसिव में आइसोनियाजिड भी, रिफाम्पिन भी और आपकी इंजेक्टेबल भी, सबसे रेजिस्टेंस हो जाती है, दैट इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव को डेथ सेंटेंस भी कहते हैं। आपका अगर सवाल आए तो एमडीआर का 2 नंबर का आएगा, तो आपने बताना है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मींस के वन गेट रेजिस्टेंस फ्रॉम आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिन बोथ। एक्सटेंसिव में एक्सडीआर जिसे कहते हैं, मैंने यहाँ ये लिख दिया था, एक्सडीआर में आपको आइसोनियाजिड से भी है, रिफाम्पिन से भी है, पायराजेनामाइड से भी है, इथेनबिटोल से भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी है, सबसे रेजिस्टेंस डेवलप होगी। अब टीबी बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, टीबी के 4 घंटे के लेक्चर भी हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितनी टीबी आनी चाहिए। थैंक यू।